हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की इस क्लास में। विस्टास बुक में बचे हुए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आज हम कवर करेंगे और आज ये फ्लेमिंगो और विस्टास आपका लिटरेचर सेक्शन पूरा खत्म हो जाएगा, जहां आपसे 30 नंबर का पूछा जाता है। 10 नंबर का लिटरेचर सेक्शन पोएट्री सेक्शन से पूछा जाता है। लिटरेचर में ही आपका पोएट्री आता है और उस पोएट्री में आपसे 4 नंबर का सेंट्रल आइडिया और 6 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। उसको मैं एक अलग सेक्शन में, अलग सेगमेंट में कराऊंगा। आज मैं आपको विस्टास कवर कराने जा रहा हूं, जो बचा हुआ पार्ट है। जो इसके पहले वाली क्लास हुई थी उसमें मैंने आपको 2 चैप्टर कराए थे, द थर्ड लेवल और द टाइगर किंग। अब आज जो बचे हुए चैप्टर्स हैं उनमें स्पेशली इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, क्योंकि ये जो महीना चल रहा है ना, जनवरी, इसमें आपके पास बहुत समय नहीं है। आपको सिर्फ वही पढ़ना है जो पेपर में आएगा, आपको सिर्फ वही देखना है कि पेपर में इससे मेरा काम चलेगा। और मैं आपको ये वादा कर रहा हूं कि जितना मैं आपको ये चीजें करा रहा हूं, जब 20 फरवरी को आपके हाथ में पेपर होगा, उस दिन जब आप पेपर खोलोगे तो आपको यही सारे क्वेश्चन वहां पे देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 3, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। सबसे पहले आपको शुरू के 2-3 मिनट तक मैं आपको थोड़ी कहानी सुनाऊंगा उस चैप्टर को लेकर। जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ क्या है? अर्थ के एंड की जर्नी, है ना। ये कहानी शुरू होती है, तिशानी दोषी ने इस कहानी को लिखा है। तिशानी दोषी बता रही है कैसे कि 100 आवर्स का सफर करके वो वर्ल्ड के कोल्डेस्ट, ड्राइएस्ट और विंडीएस्ट कॉन्टिनेंट पे पहुंच जाती हैं, जिसमें वो प्लेन का भी सफर करती हैं, शिप का भी सफर करती हैं। बकायदा एक शिप का नाम उन्होंने लिख रखा है, एकेडमिक सोकेलेस्की, जिस शिप का नाम है। और उसी शिप से वो वहां पहुंचती हैं एंटार्क्टिका। अब एंटार्क्टिका पहुंचने के बाद वो उसकी इमेंसिटी और उसके आइसोलेशन पे आश्चर्य करती हैं। इमेंसिटी का मतलब होता है विशालता और आइसोलेशन मतलब हो गया अकेलेपन। मतलब इतना विशाल कोई जो कॉन्टिनेंट है, इतना किनारे पड़ा हुआ, इतना ह्यूज, इतना इमेंस, वो इस पे आश्चर्य करती हैं। बकायदा 9 टाइम जोन्स, 6 जो है बॉडीज ऑफ वाटर और 3 इको स्फेयर्स, इन सब को क्रॉस करते हुए लगभग 100 घंटे के सफर को तय करते हुए, बस और प्लेन और जो शिप है, उन सब के सफर को मिलाते हुए जब तिशानी दोषी वहां पहुंचती हैं तो सामने इनको खूब दूर दूर तक व्हाइट चादर दिखती है बर्फ की। ठीक है, और एक होराइजन जो जाकर मिला होता है उस चादर पे। वो उसकी विशालता और उसके आइसोलेशन पे आश्चर्य करती हैं। और तब धीरे धीरे ये बताया जाता है इस चैप्टर में कि कैसे एक समय पे एक ही कॉन्टिनेंट था, सदर्न कॉन्टिनेंट, सुपर एमलगेमेटेड कॉन्टिनेंट, जाइंट एमलगेमेटेड कॉन्टिनेंट, जिसका नाम था गोंडवाना लैंड। और इंडिया, आज का जो इंडिया है, वो उसी गोंडवाना कॉन्टिनेंट का पार्ट है। ठीक, अब इसमें जो ये चैप्टर है, एक मिनट देखिए, हाउ डू जियोलॉजिकल फिनोमिना हेल्प अस टू नो अबाउट द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड। ये जियोलॉजिकल फिनोमिना कैसे हमें हेल्प करता है मैनकाइंड की हिस्ट्री को समझने में, इस क्वेश्चन में हम पहले गोंडवाना के में ही बारे में बात करेंगे। इसके अलावा इस चैप्टर का एक दूसरा पार्ट है जिसमें हमको पता चलता है जॉफ ग्रीन के बारे में, एक पर्सन जो कि कैनेडियन है और वो एक प्रोग्राम लॉन्च किए हुए हैं, स्टूडेंट्स ऑफ ऑन द आइस प्रोग्राम करके। और इस प्रोग्राम के तहत वो बच्चों को एंटार्क्टिका लेकर जा रहे हैं और उनको एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, कैसे वो आने वाले समय में इस धरती पे जितनी भी चीजें हो रही हैं उसको वो समझेंगे, क्योंकि वो इस उम्र में है जिस उम्र में वो एब्जॉर्ब करने के लिए, एक्ट करने के लिए और लर्न करने के लिए तैयार है। तो पहला क्वेश्चन है, हाउ डू जियोलॉजिकल फिनोमिना हेल्प अस टू नो अबाउट द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड। तो जियोलॉजिकल फिनोमिना हैव हेल्प्ड अस टू नो दैट गोंडवाना वाज अ जायंट एमलगेमेटेड सदर्न सुपर कॉन्टिनेंट। इसी फिनोमिना के तहत, ये जो जियोलॉजिकल फिनोमिना है, इसी के तहत हमको पता चला कि जो गोंडवाना लैंड है वो एक बहुत विशाल, जाइंट का मतलब होता है विशाल, एमलगेमेटेड मतलब मिश्रित, सदर्न सुपर कॉन्टिनेंट था। मतलब इसमें 3-4 कॉन्टिनेंट थे। बाद में ये आज का जो हमको कॉन्टिनेंट दिखता है, आज का जो शेप दिखता है मैप का, वो अलग अलग कॉन्टिनेंट उसमें दिखाई देते हैं। थिंग्स वर क्वाइट डिफरेंट देन, उस समय चीजें काफी अलग थी। ह्यूमंस अभी ग्लोबल सीन पे नहीं थे, क्लाइमेट थोड़ा वार्मर था। इट हैड अ ह्यूज वेराइटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना, मतलब उस समय पे जो खास क्षेत्र के जीव जंतु थे और पेड़ पौधे थे, उनकी अलग अलग वैरायटी थी। और 500 मिलियन सालों तक ये गोंडवाना फला फूला, थ्राइव किया। फिर एक समय आया जब डायनासोर्स खत्म हो गए, मैमल्स इस धरती पर आ गए और तब चीजें बदल गई। फॉर 500 मिलियन ईयर्स गोंडवाना थ्राइव एंड एट अ टाइम व्हेन डायनासोर्स वर वाइप्ड आउट, एक समय पे जब डायनासोर्स खत्म हो गए एंड द एज ऑफ मैमल्स स्टार्टेड, और मैमल्स की शुरुआत हो गई, द लैंड मास वॉज फोर्स्ड सेपरेट इनटू कंट्रीज शेपिंग द ग्लोब मच एज वी नो इट टुडे। और तब ये जो गोंडवाना लैंड था, पहले एक सदर्न सुपर कॉन्टिनेंट था जिसका नाम था गोंडवाना लैंड। आज आपको 7 कॉन्टिनेंट देखने को मिलता है।
तो गोंडवाना लैंड से आपका दक्षिण अमेरिका निकला, गोंडवाना लैंड से आपका अफ्रीका निकला, गोंडवाना लैंड से आपको नीचे अंटार्कटिका देखने को मिला, गोंडवाना लैंड से ही आपको ऑस्ट्रेलिया देखने को मिला, ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट। और मजे की बात यह है कि इसी गोंडवाना लैंड से अलग होकर आज जो आपको इंडिया दिख रहा है वो पहले सदर्न सुपर कॉन्टिनेंट का एक हिस्सा था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, हाउ डिड ऑथर फील व्हेन ही रीच्ड एंटार्क्टिका, और व्हाट वंडर्स डिड द ऑथर रियलाइज व्हेन ही रीच्ड अंटार्कटिका। एक्चुअल में यहाँ पे शी होना चाहिए था, बट क्वेश्चन में ही दे रखा है तिशानी दोषी के लिए। तो कह रहा है कि ऑथर ने कैसा फील किया जब वो अंटार्कटिका पहुंची। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस बात पे वो आश्चर्य करती हैं जब ऑथर पहुंचती हैं अंटार्कटिका पे। तो अभी आपको बताया कि जब ऑथर अंटार्कटिका पहुंची तो उनको आश्चर्य हुआ, वो वंडर की किस चीज पे, उसकी इमेंसिटी पे। इमेंसिटी का मतलब होता है विशालता, और उसके आइसोलेशन पे। किसके आइसोलेशन पे, तो उस कॉन्टिनेंट के आइसोलेशन और इमेंसिटी पे उनको बहुत आश्चर्य हुआ। वो सोच रही थी कि कैसे कभी भारत भी इसी सुपर कॉन्टिनेंट का हिस्सा था, इसी जगह पे भारत भी था, और आज वो अलग होकर ड्रिफ्ट होकर एशिया में पहुंच गया है। एंटार्क्टिका एक्सपेंसिव व्हाइट लैंडस्केप। अच्छा, जब भी आप एंटार्क्टिका पहुंचोगे तो आपको क्या दिखेगा, तो बर्फ की एक चादर। तो एक्सपेंसिव फैला हुआ व्हाइट लैंडस्केप एंड ब्लू होराइजन वाज अ सेंस ऑफ रिलीफ फॉर तिशानी दोषी। तिशानी दोषी के लिए बड़ा राहत वाली बात थी जब वो वहां पहुंची। एज सी हैड बीन ट्रेवलिंग ओवर 100 आवर्स इन कॉम्बिनेशन ऑफ अ कार, एन एरोप्लेन एंड अ शिप। शिप का, एरोप्लेन का और कार का लगभग 100 घंटे का सफर तय किया था उन्होंने। शी हैड एन इमीडिएट एंड प्रोफाउंड वंडर। प्रोफाउंड मतलब होता है डीप, बहुत अच्छा वर्ड है, पेपर में सिनोनिम एंटोनिम में पूछा जाता है। तो प्रोफाउंड का मतलब हो गया डीप, गहरा। उनको बहुत तुरंत और बहुत गहरा आश्चर्य हुआ, किस बात पे, तो उसकी विशालता पे और उसके आइसोलेशन पे। किसकी विशालता और किसके आइसोलेशन पे, तो जो कॉन्टिनेंट है अंटार्कटिका उस पे। She was wondering about the fact that how there could have been a time when India and Antarctica were part of the same landmass. वो आश्चर्य कर रही थी किस बात को लेकर, कि कैसे कभी भारत और एंटार्क्टिका एक ही लैंड मास के हिस्सा थे। हाउ कुड देयर हैव बीन अ टाइम व्हेन इंडिया एंड एंटार्क्टिका वर द पार्ट ऑफ अ सेम लैंड मास। आखिर कैसे ये हो सकता है। तीसरा क्वेश्चन है, Why was the program Students on Ice so successful? ये जो Students on Ice प्रोग्राम है वो इतना सफल क्यों है। तो देखिए, this program has been successful because it is impossible not to get affected after going anywhere near the South Pole. अभी क्वेश्चन में आपको समझाया पेपर में, चैप्टर की कहानी में, कि स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम जो है ये इस चैप्टर का एक सेकेंड पार्ट है। इसको कैनेडियन जॉफ ग्रीन ने स्टार्ट किया था। इस प्रोग्राम के तहत वो हाई स्कूल के बच्चों को धरती के एंड वाले पार्ट यानी कि एंटार्क्टिका पर लेकर जाते हैं। उनको ये मौका दिया जाता है कि वो समझें कि कैसे ग्लोबल वार्मिंग हमारे वर्ल्ड अर्थ को कितना प्रभावित कर रहा है, पूरे वर्ल्ड के लिए कितना बड़ा ये प्रॉब्लम है आज के टाइम पे ग्लोबल वार्मिंग, या जो आइस शीट जो है वो मेल्ट कर रही है, या पानी का स्तर जो बढ़ता चला जा रहा है। इन सब को जानने के लिए अगर आप घर में बैठकर बात करोगे तो कभी प्रभावित नहीं होगे, लेकिन जब आप अपने सामने से देखोगे कि यार बर्फ की चादर पिघल रही है, बर्फ की चादर पीछे हट रही है, तब आपको इसका प्रभाव पड़ेगा। यही क्वेश्चन यहां से बना हुआ है कि ये स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम क्यों सक्सेसफुल है। तो पहले क्या था कि जॉफ ग्रीन बूढ़े बुजुर्ग को लेकर जाते थे, बड़े बड़े लोगों को जाते थे, कोई रिच लोगों को लेकर चले जाते थे, इससे उनको बस पैसा मिलता था। वो लोग एंटार्क्टिका घूमते थे, इनको पैसा देते थे। अब कह रहे हैं जॉफ ग्रीन, अब जो मैं बच्चों को ले जाता हूं तो ये बच्चे तो अभी नए बच्चे हैं, इनको पता चल रहा है कि यार आने वाले समय में हमें धरती पर इतनी सारी समस्याओं को देखने को मिलेगा, सामना करने को मिलेगा। तो अब ये इस उम्र में है जिस उम्र में रेडी टू एक्ट, रेडी टू एब्जॉर्व है ना, चीजों को समझना और चीजों पे काम करने के लिए तैयार है। इसलिए ये प्रोग्राम मेरा सफल है। दिस प्रोग्राम हैज बीन सक्सेसफुल बिकॉज इट इज इम्पॉसिबल नॉट टू गेट अफेक्टेड आफ्टर गोइंग एनीवेयर नियर द साउथ पोल। साउथ पोल में आप कहीं चले जाइए और प्रभावित ना हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इट इज इजी टू बी ब्लेज अबाउट पोलर आइस कैप्स मेल्टिंग व्हाइल सिटिंग इन आवर कंफर्ट जोन। बहुत आसान है टू बी ब्लेज। ब्लेज का मतलब होता है टू बी नॉट अफेक्टेड, आप प्रभावित नहीं हो रहे हैं। बहुत आसान है कि आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है जब आप अपने कंफर्ट जोन में बैठे हो और आपको पता चल रहा है कि बर्फ की चादर पिघल रही है, आपको कोई असर नहीं पड़ेगा। आप अपने घर में बैठे हो, आपसे बोला जा रहा है बर्फ की चादर पिघल रही है, कोई असर नहीं पड़ेगा। बट when we visibly see glaciers retreating and ice shelves collapsing, we begin to realize that the threat of global warming is very real. लेकिन जब हम अपनी आंखों के सामने देखते हैं
कि आइस की शीट जो है वो मेल्ट कर रही है, बर्फ के बड़े बड़े जो चट्टान है वो कोलैप्स कर रहे हैं, ढह रहे हैं, तब हमको लगता है कि जो ग्लोबल वार्मिंग का थ्रेट है वो कितना रियल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ डिड द ऑथर रीच एंटार्क्टिका? ऑथर एंटार्क्टिका कैसे पहुंची? कौन है ऑथर? तिशानी दोशी। कैसे पहुंची? तो उनकी एक शिप होती है जिसका नाम होता है एकेडमिक सोकेलेस्की। कहां से अपनी यात्रा स्टार्ट करती हैं? तो इंडिया में एक जगह है मद्रास। मद्रास जो है 13.09 डिग्री के लॉन्गिट्यूड और लेटीट्यूड वाले पॉइंट पे स्थित है। तो वहां से वो अपनी जर्नी स्टार्ट करती हैं। 100 आवर्स का उनका जर्नी होता है, सफर होता है। इस सफर में वो कार, शिप और प्लेन तीनों का यूज करती हैं। शिप का नाम एकेडमिक सोकेलेस्की है और तब वो पहुंच जाती हैं एंटार्क्टिका, जहां पहुंचकर उनको आश्चर्य होता है एंटार्क्टिका के इमेंसिटी और आइसोलेशन पे, जो अभी पहला क्वेश्चन हमने किया था। अब इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि वो कैसे पहुंचती हैं। तो वो 13.09 डिग्री से अपनी जर्नी को स्टार्ट करती हैं। 100 घंटे का सफर होता है। प्लेन, शिप और जो उनका क्या बोलते हैं कार है, उसकी हेल्प से वो इस जर्नी को तय करती हैं। और इसके अलावा वो 9 टाइम जोन्स, 6 चेक पॉइंट्स, 3 बॉडीज ऑफ वाटर इसको क्रॉस करके पहुंचती हैं। बस ये इसका की पॉइंट है। आंसर पढ़िए। द नरेटर तिशानी दोशी बोर्डेड अ रशियन रिसर्च शिप द एकेडमिक सोकेलेस्की विच वाज हेडिंग टुवर्ड्स अंटार्कटिका। जो तिशानी दोशी हैं वो बोर्ड कर जाती हैं, चढ़ जाती हैं, बैठ जाती हैं रशियन रिसर्च शिप वेसल पे। वेसल का मतलब हो गया जहाज, बहुत बड़ा जहाज। उसका नाम है एकेडमिक सोकेलेस्की विच वाज हेडिंग टुवर्ड्स, जो जा रहा था वर्ल्ड के सबसे कोल्डेस्ट, सबसे ड्राइएस्ट और सबसे विंडीएस्ट कॉन्टिनेंट अंटार्कटिका की तरफ। हर जर्नी बिगिन, उनकी जर्नी शुरू होती है 13.09 डिग्री नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर इन मद्रास। तो 13.09 डिग्री से इनकी जर्नी स्टार्ट होती है। इट इन्वॉल्व क्रॉसिंग 9 टाइम जोन्स, 6 चेक पॉइंट्स, 3 बॉडीज ऑफ वाटर एंड एटलीस्ट 3 इकोस्फीयर्स। She traveled over 100 hours in combination of a car, an airplane and a ship. तो कार, प्लेन और शिप का टोटल 100 घंटे का सफर होता है, जिसको तय करके तिशानी दोशी वहां पहुंचती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ इज द अंटार्कटिका द परफेक्ट प्लेस टू स्टडी इन्वायरमेंटल चेंजेस? क्वेश्चन पूछा गया है अंटार्कटिका कैसे परफेक्ट प्लेस है स्टडी करने के लिए इन्वायरमेंटल चेंजेस, यानी कि जो इन्वायरमेंटल चेंजेस है, बदलाव है, उनकी स्टडी के लिए अंटार्कटिका कैसे परफेक्ट प्लेस हो सकता है। तो जब आप इस कहानी को पढ़ेंगे, इस क्वेश्चन के थ्रू भी मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि अंटार्कटिका में जो है ना बायोडाइवर्सिटी नहीं है, लैक ऑफ बायोडाइवर्सिटी, यानी कि जैव विविधता नहीं है। वहां का इकोसिस्टम बड़ा सिंपल है। इसी वजह से ये जगह परफेक्ट प्लेस बन जाता है स्टडी करने के लिए। अंटार्कटिका इज द परफेक्ट प्लेस टू स्टडी इन्वायरमेंटल चेंजेस बिकॉज ऑफ हर सिंपल इकोसिस्टम, क्योंकि यहाँ का इकोसिस्टम बहुत सिंपल है, एंड लैक ऑफ बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता की एकदम कमी है। टेक द माइक्रोस्कोपिक फाइटोप्लैंक्टन, एक सिंपल एग्जांपल लिया, ये घास है वहां की, और इस घास से वहां का पूरा फूड सर्कल प्रभावित हो जाता है। केवल इसको अगर प्रभावित किया गया, वहां का पूरा फूड सर्कल प्रभावित हो जाएगा। टेक द एग्जांपल ऑफ माइक्रोस्कोपिक सूक्ष्म फाइटोप्लैंक्टन। फाइटोप्लैंक्टन को आप एग्जांपल के तौर पर लीजिए। द सिंगल सेल्ड प्लांट्स आर द ग्रासेस ऑफ द सी that nourish and sustain the entire southern ocean food chain। अब यही फाइटोप्लैंक्टन क्या करते हैं, पूरे सदर्न ओशन फूड चेन को, वहां पे जो फूड चेन है उसको प्रभावित करते हैं, उसको नरिश करते हैं, उसको कंप्लीट करते हैं। साइंटिस्ट्स वार्न, वैज्ञानिकों ने ये चेताया है कि अगर और डिप्लीशन हुआ, फर्दर डिप्लीशन इन ओजोन लेयर, अगर ओजोन लेयर में और डिप्लीशन हुआ, विल अफेक्ट द एक्टिविटीज ऑफ फाइटोप्लैंक्टन। तो इससे फाइटोप्लैंक्टन की जो एक्टिविटी है उसको प्रभाव पड़ेगा। अगर फाइटोप्लैंक्टन की एक्टिविटी को प्रभाव पड़ा तो पूरा का पूरा फूड चेन खराब हो जाएगा। अगर पूरा का पूरा फूड चेन खराब हो गया तो पूरा वहां का जो मरीन सिस्टम है उसका फूड सर्कल गड़बड़ हो जाएगा, which in turn will affect the lives of all the marine animals and birds of the region and the global carbon cycle. We can see how little changes in the environment can have big repercussions. Repercussions मतलब होता है परिणाम, कैसे छोटे छोटे बदलाव से बड़े बड़े परिणाम देखने को मिल रहे हैं। So if we take care of small things, the big things will fall into place. अगर हम छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखें तो बड़ी बड़ी चीजें अपने आप सही जगह पे हो जाएंगी। यही कारण है कि अंटार्कटिका एक परफेक्ट प्लेस है स्टडी करने के लिए इन्वायरमेंटल चेंजेस को लेकर। डिस्क्राइब द इन्वायरमेंट ऑफ अंटार्कटिका। अंटार्कटिका के इन्वायरमेंट के बारे में बताइए। तो देखिए, सबसे पहले आपको एक चीज ध्यान रखनी है, सबसे कोल्डेस्ट, सबसे ड्राइएस्ट और सबसे विंडीएस्ट कॉन्टिनेंट कौन है?
एंटार्क्टिका। दूसरा, पूरे वर्ल्ड का 90% जो आइस है वो कहाँ स्टोर्ड है? एंटार्क्टिका में। बस क्वेश्चन खत्म। तो कह रहा है इन्वायरमेंट बताइए, तो एंटार्क्टिका इज द कोल्डेस्ट, ड्राइएस्ट, विंडिएस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। इट हैज नेवर सस्टेन ह्यूमन पॉपुलेशन। यहां कभी मानव नहीं आकर रहे, इसी वजह से ये आज भी नए कंडीशन में दिखता है, रिलेटिवली प्रिस्टीन इन कंडीशन। रिलेटिवली प्रिस्टीन का मतलब होता है अभी भी काफी हद तक नया है इन दिस रिस्पेक्ट। देयर इज अ थिक आइस पैक एंड अंडरनीथ दैट 180 मीटर्स ऑफ लिविंग ब्रीदिंग सॉल्ट वाटर। बड़ी बड़ी बर्फ की चादर है, उसके नीचे ये सॉल्ट वाटर देखने को मिलता है। इट इज अ प्लेस वेयर 90% ऑफ अर्थ टोटल आइस वॉल्यूम्स आर स्टोर्ड। यानी कि पूरे धरती का जो 90% जो बर्फ है वो कहां पे पाया जाता है? एंटार्क्टिका में पाया जाता है। हु वॉज जॉफ ग्रीन? व्हाट डिड ही ऑफर टू द स्टूडेंट? जॉफ ग्रीन कौन थे और उन्होंने विद्यार्थियों को क्या ऑफर किया? तो देखिए, जॉफ ग्रीन कैनेडियन थे। जॉफ ग्रीन कौन थे? कनाडा के रहने वाले थे, एजुकेटर थे, इन्वायरमेंटलिस्ट थे, और उन्होंने ही ये प्रोग्राम चालू किया। इस प्रोग्राम के वो प्रेसिडेंट थे। किस प्रोग्राम के? स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम के। इसके तहत वो क्या करते थे? तो हाई स्कूल के बच्चों को लेकर जाते थे जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, यानी कि एंटार्क्टिका पे। Geoff Green, the Canadian, was the founder and the president of the Students on Ice program. He was an educator and environmentalist. He got tired of carting celebrities and retired rich curiosity seekers who could only give back in a limited way. He got tired. वो थक चुके थे of carting, प्रदान करना। किसको प्रदान करना? तो ये जो रिच लोग थे, क्यूरियोसिटी सीकर्स लोग थे, जिज्ञासु लोग या धनी लोग या ऐसे सेलिब्रिटीज लोग, इनको पहुंचा पहुंचा के थक गए थे। बिकॉज दे वर गिविंग हिम इन अ लिमिटेड वे। वो लोग उन्हें बहुत लिमिटेड वे में कुछ दे रहे थे। क्या दे रहे थे? तो पैसा दे रहे थे। कोई भी घूमने जा रहा था। विद दिस प्रोग्राम ही ऑफर्ड द फ्यूचर जनरेशन ऑफ पॉलिसी मेकर्स। अच्छा, आज के टाइम पे अगर कहा जाए कि आने वाले समय का पॉलिसी कौन लिखेगा, तो मैं कह सकता हूं कि आने वाले समय की पॉलिसी आप लिखोगे। कैसे आप लिखोगे? सर, आप में से ही कुछ लोग किसी बड़े पोजीशन पे होगे, आप में से ही आने वाले समय में कुछ लोग डीएम एसडीएम बन जाओगे, आप में से ही कुछ लोग डॉक्टर्स बनोगे, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई कुछ बनेगा, कोई कुछ बनेगा। तो फिर आने वाले समय की पॉलिसी कौन लिखेगा? तो आने वाली समय की पॉलिसी आप लिखोगे। वही ये कह रहे हैं। विद दिस प्रोग्राम ही ऑफर्ड द फ्यूचर जनरेशन ऑफ पॉलिसी मेकर्स अ लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस एट एन एज व्हेन दे वर रेडी टू एब्जॉर्व, लर्न एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली एक्ट। आने वाली जो जनरेशन है, फ्यूचर जनरेशन, उसको एक लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस दे रहे हैं। कैसे समय पे? ऐसे समय पे व्हेन दे वर रेडी टू एब्जॉर्ब, व्हेन दे वर रेडी टू लर्न एंड व्हेन दे वर रेडी टू एक्ट। जिस समय पे वो एब्जॉर्ब करने को तैयार है, जिस समय पे वो लर्न करने को तैयार है, और जिस समय पे वो काम करने को तैयार है। अब लॉन्ग आंसर में जो क्वेश्चन आएगा, मैं आपको पिछले 3-4 क्लासों से बताते हुए आ रहा हूं। जब भी आप मेरा शॉर्ट क्वेश्चंस करोगे, 2 मिनट 3 मिनट की कहानी सुनोगे और शॉर्ट क्वेश्चंस करोगे, आपको लॉन्ग क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है कि स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम क्या है। तो अब पिछले 2-3 क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन हमको मिल चुका है। एक तो जॉफ ग्रीन पे जो क्वेश्चन मिला उससे हमको पता चल गया, और दूसरा इस क्वेश्चन से पता चल जाएगा, और एक कहानी आपको सुनाई कि स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम कैनेडियन जॉफ ग्रीन के द्वारा स्टार्ट किया गया। कैनेडियन जॉफ ग्रीन एक एजुकेटर है, एक इन्वायरमेंटलिस्ट है, और इस प्रोग्राम के प्रेसिडेंट है। इस प्रोग्राम के तहत वो बच्चों को लेकर जाते हैं, हाई स्कूल के बच्चों को लेकर जाते हैं अर्थ के एंड पार्ट, यानी कि एंटार्क्टिका पे, जहां पे वो उनको दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? तो एक लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस दे रहे हैं। बिकॉज दे आर द पॉलिसी मेकर्स ऑफ फ्यूचर, है ना। पॉलिसी मेकर्स हैं किसके? फ्यूचर के। The Students on Ice program is about taking high school students to the end of the world and providing them with inspiring educational opportunities. उनको नई opportunities दी जा रही है, नए मौके दिए जा रहे हैं। It will help them foster a new understanding. ये उनको मदद करेगा समझने में एक नई अंडरस्टैंडिंग एंड रिस्पेक्ट फॉर आवर प्लेनेट। वो हमारे प्लेनेट की रिस्पेक्ट करेंगे, एक नई अंडरस्टैंडिंग को फोस्टर करेंगे, डेवलप करेंगे। It has been in operation for more than 6 years. And is headed by a Canadian Geoff Green. 6 साल से ज्यादा से ऑपरेशन में है। कैनेडियन जॉफ ग्रीन इसको ऑपरेट करते हैं। The aim of this program is to offer the future generation of policy makers a life changing experience. इसका क्या हमारा उद्देश्य है? तो जो भी फ्यूचर जनरेशन है उसको एक लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस देना। Why? Because in this age they are ready to absorb, they are ready to learn
एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली दे आर रेडी टू एक्ट। ये वो उम्र होती है जिस उम्र में आप अभी पढ़ाई कर रहे हो, यही वो उम्र है जिस उम्र में आप लर्न कर सकते हो चीजों को ज्यादा से ज्यादा। यही वो उम्र है, इस उम्र में ज्यादा से ज्यादा आप चीजों को ग्रहण कर सकते हो। देखो आज के टाइम पे मुझे कुछ करना हो तो मुझे थोड़ी दिक्कत होगी, लेकिन अगर आपको कुछ करना हो तो आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, क्यों? बिकॉज ये एज ही ऐसी है। दे आर रेडी टू एब्जॉर्ब, दे आर रेडी टू लर्न एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली दे आर रेडी टू एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, why is Antarctica the place to go if we want to study the Earth's past, present and future? How is the study of Antarctica useful to us? कैसे अंटार्कटिका की स्टडी हमारे लिए यूजफुल है और क्यों अंटार्कटिका पे हमको जाना चाहिए अगर हम धरती का प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर जानना चाहते हैं तो। अब इससे पहले जितने अभी ये क्वेश्चन किया था इन्वायरमेंटल चेंज को लेकर एक क्वेश्चन था, इसके लिए आपको बताया कि यहाँ पे 90% आइस स्टोर्ड है ना। यहाँ पे अगर आप जाएंगे तो आपको, क्योंकि यहाँ ह्यूमन कभी रहे ही नहीं, तो ये आज भी अपने उसी कंडीशन में है जैसा पहले था, जिसकी वजह से हमको अर्थ का पास्ट पता चलता है, आने वाला समय कैसा होगा वो पता चलता है। आप देखिए हमें ग्लोबल वार्मिंग का थ्रेट कहाँ से पता चल रहा है, तो वहीं से पता चल रहा है क्योंकि वहां पे जो आइस शीट है वो मेल्ट कर रही है। इफ यू वांट टू स्टडी एंड एग्जामिन द अर्थ प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, अंटार्कटिका इज द परफेक्ट प्लेस टू गो। अगर हम धरती का प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर जानना चाह रहे हैं तो अंटार्कटिका ही वो जगह है जहां हमें जाना होगा। इट इज सेड दैट द अंटार्कटिका आइस शीट may melt entirely or the Gulf Ocean current may be disrupted or it may be the end of the world as we know it। ऐसा कहा जाता है कि अंटार्कटिका आइस की जो शीट है वो पूरी तरह मेल्ट कर जाए, ऐसा कहा जा रहा है कि ऐसा होगा, और जो करंट है गल्फ ओशन वो भी डिसरप्ट हो जाए और मे बी धरती का अंत हो जाए। द स्टडी ऑफ अंटार्कटिका इज यूजफुल टू अस बिकॉज इट विल गिव द आंसर ऑफ दीज क्वेश्चंस। इन सभी प्रश्नों का जवाब हमें अंटार्कटिका की स्टडी करने से ही मिलता है कि क्या धरती खत्म हो जाएगी, क्या जो बर्फ की चादर है वो पूरी तरह पिघल जाएगी, क्या गल्फ ओशन करंट पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। क्लाइमेट चेंज इज वन ऑफ द मोस्ट हॉटली कॉन्टेस्टेड इन्वायरमेंटल डिबेट्स ऑफ आवर टाइम। Antarctica is a crucial element in this debate, not because it has never sustained human population, but most importantly, it holds in its ice cores 500,000-year-old carbon records trapped in its layers of ice। अब सुनिए, ये धरती खत्म होगी कि नहीं होगी, इस बात का जवाब हमें अंटार्कटिका से ही मिलने वाला है। इसलिए नहीं क्योंकि इस पे कभी ह्यूमन पॉपुलेशन नहीं रहा, बल्कि इसलिए क्योंकि इसकी बर्फ की जो चादर है उसमें मिलियन साल, 500,000 इस इन इट्स आइस कोर्स 500,000 ईयर ओल्ड कार्बन रिकॉर्ड। कार्बन डेटिंग आपने पढ़ी होगी, तो आधा मिलियन पुराना कार्बन रिकॉर्ड जो है वो इसकी बर्फ की चादरों में पड़ा हुआ है। इसीलिए अंटार्कटिका हमारे लिए बहुत यूजफुल है अगर हम धरती का प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर जानना चाह रहे हैं। तो ये चैप्टर था। थिंक एक क्वेश्चन और है इसमें भी, What is there on Antarctica? How is sometimes silence interrupted there? अंटार्कटिका पे क्या है? तो सर अंटार्कटिका पे केवल बर्फ की चादर है, और वहाँ साइलेंस कैसे इंटरप्ट होता है, वहाँ की जो शांति वो कैसे भंग होती है, जब भी बर्फ की चादर पिघलती है या कोई आइस की शीट जो है कोलैप्स करती है तभी होता है। What is there on Antarctica? How is silence interrupted there sometimes? इसी क्वेश्चन को थोड़ा घुमा के दूसरे तरीके से पूछा गया। जब भी आप अंटार्कटिका पे जाएंगे तो आपको लगेगा जैसे किसी पिंग पोंग बॉल पे आप चल रहे हैं। इट इज लाइक वॉकिंग ऑन अ पिंग पोंग बॉल। वहां पे कोई भी ह्यूमन मार्कर्स नहीं है। ह्यूमन मार्कर्स का मतलब, अभी आप यहाँ पे सड़क पे चलते हैं तो आपको दिखता है कि गाड़ी चल रही है, ट्रैफिक है, आवाज आ रहा है, वहां कोई एडवर्टीजमेंट बोर्ड नहीं है, कोई बिल बोर्ड नहीं है, कुछ भी नहीं है वहां पे। ऑन अंटार्कटिका इट इज लाइक वॉकिंग इनटू अ जायंट पिंग पोंग बॉल डिवॉइड ऑफ, वो क्लास में आपको कराया था फ्लेमिंगो वाली बुक में, लॉस्ट स्प्रिंग में चैप्टर में है ना, डिवॉइड ऑफ से रहित होना, वो वहां पे चीज नहीं है। तो डिवॉइड ऑफ किस चीज से नहीं है? कोई ह्यूमन मार्कर्स नहीं है। देयर आर नो ट्रीज, आपको वहां पे कोई पेड़ पौधे नहीं मिलेंगे। नो बिल बोर्ड्स, किसी भी प्रकार का बोर्ड नहीं मिलेगा जिसपे कुछ लिखा गया हो। एंड नो बिल्डिंग्स, कोई बिल्डिंग नहीं मिलेगी। यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि अंटार्कटिका पे क्या है, तो अंटार्कटिका पे एक जायंट पिंग पोंग बॉल पे चलने जैसा है। वहां कोई ट्रीज नहीं है, कोई बिल बोर्ड नहीं है, कोई बिल्डिंग नहीं है। Anybody can lose all earthly sense of perspective and time there। और कोई भी अगर वहां पे जाता है तो उसको धरती का सेंस नहीं होगा। कहने का मतलब है, जब आप कहीं होते हो तो धूप निकलती है तो आपको लगता है कि दिन हो रहा है, शाम होती है अंधेरा होने लगता है तो आपको लगता है अब रात होने वाली है, एकदम गहरी रात्रि है तो भी पता चल जाता है कि यार बहुत गहरी रात है। ये सब धरती का सेंस है, अर्थली सेंस है। बहुत तेज हवा चल रही है तो आपको लगता है कि तूफान आने वाला है, ये सब सेंस है। वहां पे कोई सेंस रहेगा नहीं, क्योंकि एक ही जैसा सब कुछ दिखेगा। The visual scale
रेंजेस फ्रॉम द माइक्रोस्कोपिक टू द माइटी। और अगर वहां पे बात किया जाए कि कैसी कैसी चीजें दिखती हैं, तो सूक्ष्म से सूक्ष्म चीजों से लेकर बड़ी से बड़ी चीजें वहां पे देखने को मिलती है। द विजुअल स्केल रेंजेस फ्रॉम द माइक्रोस्कोपिक टू द माइटी। डेज गोज ऑन एंड ऑन इन सरियल 24 ऑस्ट्रल समर लाइट। और जो दिन है ना वो बीतता चला जाता है, वैसे ही 24 घंटे दक्षिणी जो उजाला है उसमें। एंड यूबिक्विटस साइलेंस इंटरप्टेड। और ये जो सर्वव्यापी, यूबिक्विटस का मतलब होता है सर्वव्यापी, सर्वव्यापी जो चुप्पी है, साइलेंस है, वो बाधित होती है। कैसे? वनली बाय द ओकेजनल अवलांच और काल्विंग आइस शीट। या तो कहीं कहीं अवलांच होता है, बर्फ की चादरें अचानक से गिरने लगती, ढहने लगती हैं, या फिर आइस शीट पिघलने लगती है। कॉन्सेक्रेट्स द प्लेस, और जिसकी वजह से ये जगह कॉन्सेक्रेट हो जाता है, यानी कि पवित्र हो जाता है। इट इज एन इमर्जन दैट विल फोर्स यू टू प्लेस योर सेल्फ इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अर्थ जियोलॉजिकल हिस्ट्री। और यही कारण है, जब भी कोई वहां पहुंचता है, जब वो वहां पे ये बर्फ की चादर को देखता है, जब वो सारे धरती के सेंस को खो देता है, वहां पे कोई बिलबोर्ड नहीं, कोई ट्रीज नहीं, कोई जो है वहां पे बिल्डिंग्स नहीं दिखाई देती हैं, उसको ये 24 घंटा वैसा का वैसा ही दिखने लगता है, तब ये एक फोर्स होता है, एक ताकत होती है जो आपको डुबो देती है, इमर्ज कर देती है। किसमें? धरती के जियोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट में, कि यार धरती का क्या होगा, धरती पहले कैसी थी और आने वाले समय में कैसी होगी। तो क्वेश्चन था व्हाट इज देयर ऑन अंटार्कटिका, ये सारा आप लिख देना। हाउ इज साइलेंस इंटरप्टेड, कैसे इंटरप्ट होता है? तो कभी कभी जो है बर्फ की चादर वो जो है काल्व करती है, मतलब पिघल जाती है, या ओकेजनल अवलांच होता है, इसी वजह से वहां पे यूबिक्विटस साइलेंस जो है वो खत्म हो जाती है। कह रहा है ह्यूमन इंपैक्ट को असेस करिए। असेस का मतलब होता है मूल्यांकन करना। असेस द ह्यूमन इंपैक्ट ऑन अंटार्कटिका। सर अंटार्कटिका क्या कहीं को भी हमने छोड़ नहीं रखा है, जहां भी गए हमने अपने थोड़े ही समय में, अभी हमको बहुत साल 10-12 हजार साल हुआ रहते हुए, हमको मतलब हम ह्यूमंस को क्लास 11th में भी एक चैप्टर था, है ना, अभी तुरंत याद नहीं आ रहा है, तो वहां पे भी आपने ये चीजें पढ़ी थी कि कैसे ह्यूमन ने पूरे धरती को क्या कर दिया, खराब कर दिया है। ठीक है, उसी तरह से अंटार्कटिका भी छोड़ा नहीं है। वही कह रहा है एसेस द ह्यूमन इंपैक्ट। इन अ वेरी शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम ह्यूमंस हैव मैनेज्ड टू क्रिएट क्वाइट अ रकस एचिंग देयर डोमिनेंस ओवर नेचर। बहुत थोड़े से समय में ह्यूमंस ने अपना डोमिनेंस, प्रभाव दिखाया है, किसके ऊपर? नेचर के ऊपर। एचिंग मतलब कुरेदते हुए, मतलब अपना प्रभाव कुरेद कर लिख दिया है कि देखो हमारा प्रभाव ये है। वो भले अंटार्कटिका पे अभी नहीं गया है, तब भी उसकी हालत खराब कर दी है उसने। द अनमिटिगेटेड बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, यहां बैठे बैठे उसने क्या किया है? अनमिटिगेटेड बर्निंग, न रुकने वाली जो बर्निंग है, मतलब वो लगातार जो ईंधन की खपत कर रहा है, ईंधन जला रहा है, उसने कार्बन डाइऑक्साइड की एक ब्लैंकेट बना दी है, जिसकी वजह से वो कार्बन डाइऑक्साइड की जो ब्लैंकेट बनी है, वो टेम्परेचर क्या हो रहा है? बढ़ता चला जा रहा है धरती का। ब्लैंकेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अराउंड द वर्ल्ड, किसकी वजह से? अनमिटिगेटेड बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, विच इज इंक्रीजिंग द एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर। और ये एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर को बढ़ा रहा है। द ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन डिप्लीशन एंड ग्लोबल कंटेमिनेशन हैज अफेक्टेड एंटार्क्टिका एट द लार्ज स्केल। और इसी वजह से ये जो ग्लोबल वार्मिंग है, जो ये ओजोन लेयर है, और जो ग्लोबल कंटेमिनेशन है, इसने बहुत बड़े पैमाने पर एंटार्क्टिका को प्रभावित किया। भले हम वहां गए नहीं है, लेकिन हम यहाँ बैठे बैठे जो फॉसिल फ्यूल्स बर्न कर रहे हैं, उसकी वजह से वो जो कार्बन डाइऑक्साइड की एक लेयर बनी है, जिसकी वजह से धरती का जो एवरेज टेम्परेचर लगातार बढ़ रहा है, इसने एंटार्क्टिका को प्रभावित किया है। ह्यूमन एक्टिविटीज, पर्टिकुलरली कंस्ट्रक्शन, ट्रांसपोर्ट, फिशिंग एंड रिसर्च हैव लेड टू डिस्टर्बेंस ऑफ फ्लोरा एंड फौना ऑफ दिस रीजन। और वहां पे जो रिसर्च चालू हो गया है, वहां पे जो लोगों का ट्रांसपोर्ट शुरू हो गया, अब आना जाना शुरू हो गया है, अब लोग घूमने भी जा रहे हैं धीरे धीरे अंटार्कटिका। कहां जा रहे हैं? तो अंटार्कटिका जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं। इस वजह से भी इस जगह के फ्लोरा और फौना को बहुत डिस्टर्बेंस हुआ है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब एंटार्कटिका इन योर ओन वर्ड्स ऑन द बेसिस ऑफ द लेसन जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। यानी कि जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ है, इस चैप्टर को, अंटार्कटिका को डिस्क्राइब करना है अपने शब्दों में इस चैप्टर के आधार पर। जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ जो आपने पूरा पढ़ा, अब तक जो आपने पढ़ा, उस आधार पर अंटार्कटिका को आप बताइए। तो देखिए, अब जितना पढ़ा है उसमें से ही 5 लाइन में बोल रहा हूं, वही आंसर आपका बन जाएगा। एक बात मैंने आपको बार बार बताई कि जो अंटार्कटिका है वो कोल्डेस्ट, ड्राइएस्ट और विंडिएस्ट कॉन्टिनेंट है। दूसरी बात आपको बताई, अर्थ के 90% अगर आइस की बात की जाए, वॉल्यूम को बात की जाए, तो वो स्टोर है अंटार्कटिका में। तीसरा आपको बताया, अगर धरती के प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर को जानना है तो आप अंटार्कटिका पे चले जाइए। चौथी बात आपको बता दी कि अंटार्कटिका पे ह्यूमन पॉपुलेशन नहीं रहा है, इसलिए आज भी वो क्या है? अभी भी नई कंडीशन में है। पांचवी बात, अगर आप यहां जाएंगे
तो आपको पूरी तरह की जो धरती की सेंस है, अर्थली सेंस, वो खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको ना दिन पता चलेगा, ना रात पता चलेगा, ना कोई एडवर्टीजमेंट होगा, ना बिलबोर्ड्स होगा, ना बिल्डिंग्स होगा, तो कुछ भी आपको पता नहीं चलेगा। तो एंटार्क्टिका इज द कोल्डेस्ट, ड्राइएस्ट, विंडिएस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड. It has never sustained human population, therefore remains relatively pristine in this respect. If we want to study and examine the Earth's past, present and future, Antarctica is the perfect place to go. Anybody can lose all earthly sense of perspective and time here. मतलब जो भी मैंने आंसर लिखा है ये पूरा का पूरा कंप्लीट आपको कहां से मिल रहा है? ये अब तक जितना पढ़ाया आप देखो उसी में से एंटार्क्टिका इज अ क्रूशियल एलिमेंट इन दिस डिबेट. किस वाले में कि इट वाज द क्लाइमेट चेंज इज वन ऑफ द मोस्ट हॉटली कॉन्टेस्टेड इन्वायरमेंटल डिबेट्स ऑफ आवर टाइम, और इसमें एंटार्क्टिका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. इसलिए नहीं कि यहाँ पे ह्यूमन पॉपुलेशन नहीं रही, बल्कि इसलिए क्योंकि इसके आइस कोर्स में 500,000 पुराने कार्बन रिकॉर्ड मौजूद है. ठीक है, तो ये आपका चैप्टर था, तीसरा चैप्टर, जिसका नाम था जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ. थोड़ा सा कठिन चैप्टर है. बहुत बार बच्चों ने मुझसे ये कहा है कि सर ये चैप्टर को समझने में थोड़ी दिक्कत होती है, आप थोड़ा एक्सप्लेन करिए. उम्मीद है कि इसके बाद आपको एक्सप्लेनेशन में कोई दिक्कत नहीं होगी. लेकिन फिर भी अगर आप इस चैप्टर के बारे में और भी कुछ जानना चाहते हो, मान लो इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन आप करना चाहते हो वन शॉट में, तो वन शॉट आपको मिल जाएगा कहाँ पे? द इंग्लिश क्यूब पे आप चले जाओगे, यूट्यूब चैनल पे, वहां पे मिल जाएगा. टेलीग्राम है द इंग्लिश क्यूब, इसको भी ज्वाइन कर लेना. यहाँ पे आपको पीडीएफ या और जो इन्फॉर्मेशन होगी क्लास के रिगार्डिंग वो सब आपको मिलती रहेंगी. अब जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है उस पे आते हैं, और वो हमारा है, आ जाइए, नेक्स्ट चैप्टर हमारा हो जाएगा, आप यहां से, दिस इज द ह्यूमन इंपैक्ट, डिस्क्राइब एंटार्क्टिका, द एनिमी. अब नेक्स्ट चैप्टर हमारा आ गया द एनिमी. बहुत बड़ी कहानी है, लेकिन मैं इस कहानी को बड़े शॉर्ट में समझाऊंगा और समझ में भी आपको बहुत अच्छे से आएगा. और फिर जब मैं एक एक करके इनके क्वेश्चंस कराऊंगा, ये कहानी भी बहुत, मतलब जो 2-3 चैप्टर सबसे आसान चैप्टर कहे जाए कहानी के सेंस में, जैसे फ्लेमिंगो में आपको मैंने कहा था डीप वाटर बहुत आसान है कहानी, रेड ट्रैप बहुत आसान है कहानी, एक बार आपने सुन लिया आपको कभी नहीं भूलेगा. उसी तरह विस्टास में द टाइगर किंग है, आपको कभी नहीं भूलेगा, कहानी बहुत आसान है, बहुत सिंपल है. अभी द थर्ड लेवल की बात करो तो बिल्कुल अलग है. ठीक है, उसी तरह से ये वाली भी कहानी बहुत आसान है. द एनिमी सिंपल कहानी है. कहानी है एक डॉक्टर की जिसका नाम है डॉक्टर सदाओ, मेन कैरेक्टर है. ठीक है, डॉक्टर सदाओ जापान के रहने वाले हैं. इनके पिताजी इनको लेकर बहुत चिंतित थे, इनकी पढ़ाई को लेकर बहुत त्याग किया. इनको 22 की उम्र में अमेरिका भेजा मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए, और वहां पे वे पढ़ाई करके 30 की उम्र में वापस आते हैं. जापान में एक फेमस सर्जन, फेमस डॉक्टर बन जाते हैं. एक ऐसे डिस्कवरी पे भी लग जाते हैं जिसकी वजह से जो है पूरी तरह से घाव को ठीक किया जा सके, ऐसा वो कुछ काम कर रहे होते हैं. अब ये कहानी उन दिनों की है जब जापान और अमेरिका में लड़ाई चल रही थी. अपने घर पे ये होते हैं. इसके पहले आपको एक छोटी सी चीज बता दी कि 22 साल की उम्र में अमेरिका गए, वहां पढ़ाई की, 30 साल में यहाँ आ गए, एक फेमस डॉक्टर बन गए, सर्जन बन गए, और इस बीच ये लड़ाई शुरू हो गई है. अब जापान और अमेरिका के बीच लड़ाई चल रही थी. एक दिन ये अपने घर के बाहर देखते हैं, इनके साथ इनकी वाइफ होती है हना. हना की भी एक बैकग्राउंड की स्टोरी है कि हना को ये जब अमेरिका में पढ़ाई करने गए थे तो वहां जिन प्रोफेसर के यहाँ ये पढ़ाई करते थे, प्रोफेसर हार्ले, उन्हीं के यहाँ ये हना को पाए थे. और ये हना को फिर होता है कि इसी लड़की से मैं शादी करूंगा, लेकिन ये इंतजार करते हैं कि जब तक इनको क्लियर कंफर्म नहीं होता कि ये भी जापान की है, जापान की ही मूलतः निवासी है, तब तक ये उससे शादी वाली बात नहीं करते. और फाइनली जापान में ही आकर जापानी रीति रिवाजों के तहत अपने पिताजी के सामने ही शादी करते हैं. ये सारी बातें इसलिए बता रहा हूं, इससे पता चलता है कि ये जापान के प्रति कितने ज्यादा पैट्रियोटिक थे, मतलब कितना ज्यादा देशभक्त थे अपने देश को लेकर. ठीक है, अब इनको एक आदमी मिलता है, इनका जो घर है वो समुद्र के किनारे है, और वहीं पे एक आदमी मिलता है घायल अवस्था में. वो कौन होता है? वो होता है अमेरिकन प्रिजनर ऑफ वॉर. अब क्योंकि वो अमेरिका का है, युद्ध से भागा हुआ है, इनको क्या करना चाहिए? इनके सामने दो स्थिति होती है, ये डिलेमा में पड़ जाते हैं, वेदर टू सेव हिम, कि इसको बचाया जाए, और टू लीव हिम देयर, या फिर उसको वहीं छोड़ दिया जाए मरने के लिए. कुछ समझ में नहीं आता है. अगर वो उसको बचाते हैं तो देशभक्त नहीं रह जाएंगे, इनके घर में इसको लेके जाएंगे, इसका ऑपरेशन करेंगे, तो जब भी पता चलेगा आर्मी को या जापान की सरकार को, तो इनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा आ जाएगा या देशद्रोही साबित कर दिया जाएगा. अगर वो उसको मरने के लिए छोड़ देते हैं तो एज अ डॉक्टर ही वॉज नॉट ट्रेन टू लेट अ मैन डाई. उनको कभी ट्रेन नहीं किया गया था कि एक आदमी को मरने दिया जाए, उसको ऑपरेशन करना था. अब इस दुविधा में वो फाइनली उस आदमी को अपने घर में लेकर आते हैं. जब घर में लेकर आते हैं तो उनकी वाइफ पहले तो कुछ समझ नहीं पाती है, बट उनका साथ देती है. लेकिन उनके घर में जो नौकर होते हैं वो छोड़ के चले जाते हैं कि अरे आपने ये क्या किया, ये तो देशद्रोही वाला काम हो गया, ऐसे आदमी को अपने घर में बुला लिया जो अपने देश का नहीं है. लेकिन ये उसका ऑपरेशन करते हैं,
और एक पैट्रियोट होने के नाते, एक जापानी देशभक्त होने के नाते जापान की सरकार को भी इस बात की इंफॉर्मेशन देते हैं कि ऐसी ऐसी बात है। जो जनरल होता है वो कहता है ठीक है मैं प्राइवेट एसिसिन भेजूंगा। एसिसिन होता है राजनीतिक हत्या करने वाले लोग, उनको किलर्स मर्डर्स नहीं बोलाता, उनको बोलता है एसेसिन्स। तो वो जो एसेसिन्स होते हैं वो बोलता है कि मैं भेजूंगा और इनको मरवा दूंगा, इसको मरवा दूंगा उस आदमी को, तुम टेंशन मत लो। अच्छा, वो जनरल जो होता है ना वो इसका बहुत बड़ा फैन होता है, क्योंकि ये जनरल को पता होता है कि मेरा ऑपरेशन अगर कोई करेगा तो यही कर पाएगा, यही मुझे बचा पाएगा, तो इसलिए वो उसका फैन होता है। अब ये 2-3 दिन तक वेट करते हैं, जब 3 दिनों तक नहीं आता है कोई तो ये उसको भिजवा देते हैं। किसको? उस अमेरिकन प्रिजनर ऑफ वॉर को। कौन? डॉक्टर सदाओ। अब ये भिजवा देते हैं तो एक तरह से देखा जाए तो इन्होंने डॉक्टर की भी ड्यूटी निभा दी और देशभक्त की भी ड्यूटी निभा दी। अब बस यही, इसके बाद जो कहानी का कुछ थोड़ा बहुत पार्ट बचेगा वो क्वेश्चन आंसर के थ्रू आपको क्लियर हो जाएगा। अब मैं आपको एक एक क्वेश्चन करा रहा हूं, आप देखना जितनी बात मैंने कही ना बेटा उतने में ही आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी क्वेश्चन से। हु इज द एनिमी ऑफ हुम इन द एनिमी? वाई? कौन शत्रु है किसका और क्यों? तो भाई अगर देखा जाए तो जो जिसके घर पहुंचा वही उसका शत्रु हो गया। भाई मेरे क्षेत्र में जो आया वो मेरा शत्रु हो गया। तो इस कहानी के हिसाब से द अमेरिकन प्रिजनर ऑफ वॉर इज द एनिमी ऑफ डॉक्टर सदाव बिकॉज डॉक्टर सदाव फाउंड हिम इन हिज कंट्री, क्योंकि डॉक्टर सदाव ने उसे अपने देश में पाया था। इन दोज डेज देयर वाज अ वॉर गोइंग ऑन बिटवीन अमेरिका एंड जापान। उन दिनों एक युद्ध चल रहा था अमेरिका और जापान के बीच में। डॉक्टर सदाव कौन थे? डॉक्टर सदाव वाज एन एमिनेंट सर्जन, एक बहुत फेमस सर्जन थे फ्रॉम जापान, एंड एवरी अमेरिकन वाज हिज एनिमी एज ही वाज अ ट्रू पैट्रियट। क्योंकि वो ट्रू पैट्रियट थे इसलिए हर अमेरिकन जो था उनका दुश्मन था। क्वेश्चन क्लियर है? दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट सर्कमस्टांसेस, कौन सी परिस्थितियां, फोर्स डॉक्टर सदाउ फादर, ने मजबूर किया डॉक्टर सदाउ के फादर को टू सेंड हिम टू अमेरिका, कि वो उसको अमेरिका भेजे? या फिर व्हाई वाज सदाउ सेंड टू अमेरिका? ये क्वेश्चन 5-6 बार पूछा गया है। सदाउ को अमेरिका क्यों भेजा गया? तो 22 की उम्र में, क्योंकि सदाउ के पिता का बहुत बड़ा रोल था, उन्होंने ही सदाउ को कहां भेजा? अमेरिका भेजा। किसके लिए? पढ़ाई करने के लिए। सदाउस फादर प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन हिज लाइफ। सदाउ के पिता ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया। सिंस हिज चाइल्डहुड ही हैड फॉलोड हिज फादर हु हैज नेवर जोक्ड और प्लेड विद हिम। बचपन से ही सदाउ ने अपने पिताजी को फॉलो किया, उन्होंने कभी उसके साथ जोक नहीं किया, कभी कोई मजाक नहीं किया। सदाउस एजुकेशन वाज हिज फादर्स प्राइम चीफ कंसर्न। सदाउ की एजुकेशन ही उनकी चीफ कंसर्न थी। फॉर दिस रीजन ही हैड बीन सेंट एट 22 टू अमेरिका टू लर्न सर्जरी एंड मेडिसिन। और यही कारण था 22 की उम्र में सदाउ को उनके पिता ने अमेरिका भेजा ताकि वो मेडिसिन और सर्जरी के बारे में पढ़ाई कर सके, क्योंकि उनकी पढ़ाई ही उनके पिता का चीफ कंसर्न था। अगला क्वेश्चन, हाउ डिड डॉक्टर सदाउ ऑपरेट ऑन द व्हाइट मैन? डॉक्टर सदाउ ने उस सफेद आदमी यानी कि उस अमेरिकन प्रिजनर ऑफ वॉर पे कैसे ऑपरेट किया, मतलब उसको कैसे बचाया? तो सदाउ एक एक्सपर्ट सर्जन थे, उनको ट्रेन किया गया था नॉट टू लेट अ मैन डाई इफ ही कुड हेल्प इट। उनको तो यही कहा गया था कि देखिए आप एक डॉक्टर हैं, आप एक फेमस सर्जन हैं। उनको डॉक्टरी सिखाते समय उनके टीचर ने सिखाया था कि कभी किसी आदमी को मरने मत देना अगर तुम उसको ऑपरेट कर सकते हो तो। इन ऑर्डर टू फुलफिल हिज ड्यूटी एज अ डॉक्टर, एक डॉक्टर के तौर पर अपनी ड्यूटी को पूरा करने के लिए ही डिसाइडेड टू ऑपरेट ऑन हिम, उन्होंने निश्चय किया कि मैं उस पर ऑपरेट करूंगा। विथ हिज स्विफ्ट कंसाइज मूवमेंट, अपने तेज और सटीक मूवमेंट से ही फाउंड द बुलेट, उन्होंने उसको बुलेट को पा लिया जहां आदमी को जो बुलेट लगा हुआ था। फाइनली ही टुक द बुलेट आउट विद द क्लीनेस्ट एंड मोस्ट प्रिसाइज ऑफ इंसिजन, और सबसे साफ तरीके से सबसे सटीक चीरा लगाकर वो उस बुलेट को बाहर निकाल देते हैं। हु वाज हना, हाउ डिड शी मीट सदाउ? अगला क्वेश्चन है, हना कौन थी और सदाउ से कहां मिली थी? तो हना भी जापान की ही रहने वाली थी, लेकिन सदाउ से प्रोफेसर हार्ले के घर पे मिली थी जहां वो अमेरिका में पढ़ाई करने गए थे अपनी मेडिकल की। हना वॉज सदाउज वाइफ, हना सदाउ की वाइफ है। सदाउ मेट हना फॉर द फर्स्ट टाइम इन अमेरिका एट प्रोफेसर हार्लेज हाउस, प्रोफेसर हार्ले के घर पे मिलते हैं। बट ही हैड वेटेड टू फॉल इन लव विथ हर अंटिल ही वाज श्योर शी वाज जापानीज। वो पूरा इंतजार करता है जब तक उसको श्योर नहीं हो जाता कि हना भी कहाँ की है, जापान की है। Even his father would not have accepted her unless she had been pure in her race. यहां तक कि उसके पिता ने भी हना को नहीं स्वीकारा होता, सदाओ के पिता ने, अगर वो जापान की नहीं होती। ये सारी चीजें बता दी कि सदाओ जो है वो जापान के लिए बहुत समर्पित है, बहुत डिवोटेड है। मतलब वो एक लड़की को देखता है, उस लड़की को पसंद भी करता है, तब भी वो वेट करता है कि जब तक उसको श्योर नहीं रहता कि जापान की है तब तक मैं इससे शादी वाली बात नहीं करूंगा। What did Dr. Sadao do to ensure the safe exit of American soldier? अब क्वेश्चन है
कि जो अमेरिकन सोल्जर को डॉक्टर सदाव ने अपने घर के बाहर पाया था, उसके सेफ एग्जिट के लिए क्या किया। देखो, सबसे पहले तो उन्होंने इन्फॉर्म किया किसको, जापान के जनरल को, कि सर मैंने एक आदमी को ऐसे ऐसे बचाया है, ऑपरेशन कर दिया है, आप तो समझते हैं मैं डॉक्टर हूँ। वो मान गया जनरल। क्यों मान गया? क्योंकि वो सदाव का फैन था, उसको पता था कि उसको जो ऑपरेशन कराना है वो डॉक्टर सदाव करेंगे, डॉक्टर सदाव बहुत फेमस सर्जन है। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं भेजता हूँ अपने प्राइवेट एसेसिन को। प्राइवेट एसेसिन मतलब राजनीतिक हत्यारे के लिए एक शब्द है एसेसिन, और प्राइवेट एसेसिन मतलब जो जाएंगे उसको मार के चले जाएंगे। वो 2-3 दिन तक वेट करते हैं, 3 रात तक बहुत बेचैनी होती है, नहीं आते हैं। तब अगले दिन डॉक्टर सदाव डिसाइड करते हैं कि अब इसको यहाँ से निकाल देना है। वो उसको एक बोट देते हैं, अपनी टॉर्च देते हैं, और उससे कहते हैं कि तुम पास वाले आइलैंड पे चले जाओ, वहां से कोरियन शिप पास करेगी, तुम वहां से बैठकर चले जाना। क्वेश्चन वहीं से बना हुआ है। कह रहा है कि व्हाट डिड डॉक्टर सदाव डू टू इंश्योर, सुनिश्चित करने के लिए, द सेफ एग्जिट ऑफ द अमेरिकन सोल्जर व्हेन जनरल फॉरगॉट हिज प्रॉमिस। जब जनरल अपना वादा भूल गए। वादा क्या था? कि मैं अपने प्राइवेट असेसिन भेजूंगा उसको मारने के लिए। एंड डिड नॉट सेंड हिज प्राइवेट असेसिन, सदाव डिसाइडेड टू गेट रीड ऑफ हिम बाय अनदर वे। सदाव ने निश्चित किया कि अब दूसरा तरीका लेते हैं इसको छुटकारा पाने के लिए। गेट रीड ऑफ का मतलब होता है छुटकारा पाना। ही पुट हिज बोट ऑन द शोर विद फूड एंड एक्स्ट्रा क्लॉथिंग। उसने क्या किया? सदाव ने अपनी बोट को किनारे पे लगा दिया। उसका घर समुद्र के किनारे था, किनारे पे अपनी बोट लगा दी, उसमें एक्स्ट्रा कपड़े रख दिए, फूड रख दिया। ही आस्क्ड हिम टू रो द बोट टू अ नियर बाई आइलैंड। और उसने कहा कि एक पास के आइलैंड पे तुम इस नाव को लेकर चले जाओ। एंड वेट फॉर अ कोरियन शिप टू पास। He also gave the American his flashlight and some instruction to signal him from the island. उसने क्या किया? कुछ इंस्ट्रक्शन दिए उस अमेरिकन को, एक टॉर्च लाइट दिया कि ये टॉर्च जला जला के तुम सिग्नल करना अगर कोई जरूरत पड़ेगी तो यही क्वेश्चन पूछा गया कि सदाव ने कैसे उसको बाहर निकाला वहां से। अब लॉन्ग क्वेश्चन में पहला ही जो क्वेश्चन है, ट्रेस द बैकग्राउंड ऑफ द स्टोरी द एनिमी एंड हाउ इट क्रिएटेड डिफिकल्टीज फॉर डॉक्टर सदाव हॉकी एंड हिज वाइफ। हाँ, देखिए क्वेश्चन एक ही बार पूछा गया है, बट ये क्वेश्चन पढ़ने के बाद तो आपके पास इस चैप्टर से कोई डाउट ही नहीं रहेगा, क्योंकि कह रहा है कि आप डॉक्टर सदाव की कहानी को पूरा ट्रेस करिए, जो द एनिमी की पूरी कहानी है ट्रेस करिए, मतलब लिख दीजिए, बता दीजिए। तो भाई क्या है कहानी? कहानी यही है कि एक पर्सन है जिसका नाम है डॉक्टर सदाव। 22 की उम्र में उसके पिता ने, क्योंकि उनका मेन कंसर्न था उसकी पढ़ाई, उसी वजह से उसको भेज दिया अमेरिका। 30 की उम्र में वापस आता है, एक फेमस सर्जन, एक फेमस डॉक्टर बनता है। बट एक दिन उसको मिलता है एक आदमी उसके घर के सामने, एक घायल वुंडेड मैन मिलता है। अब उसको समझ में नहीं आता है कि उसको सेव करे या उसको मरने दे। फाइनली एक डॉक्टर के तौर पे उसको सिखाया गया था नॉट टू लेट अ मैन डाई, एक आदमी को मरने नहीं देना है। वो उसको ऑपरेट करता है, बट एट द सेम टाइम वो इस बात को जनरल को भी बताता है। समस्या क्या आती है? समस्या आती है कि इसके घर के जो सर्वेंट्स है वो छोड़कर चले जाते हैं। इसके बच्चे के लिए जो मेड होती है वो छोड़कर चली जाती है, इसके घर में जो सर्वेंट है वो छोड़कर चले जाते हैं। तो इनको घर का काम करना पड़ता है पूरा। हना पूरा साथ देती है, हना पूरा काम करती है। ये सब परेशानियां हुई थी। इनको लगा था कि वो जाकर शिकायत कर देंगे तब भी दिक्कत हो सकती थी, वो एक रिस्क था। फाइनली ये खुद जनरल को जाकर बताता है। 3 दिन तक उसका वेट करता है कि उसके प्राइवेट असेसिन आएंगे मार देंगे, बट ऐसा कुछ भी नहीं होता है। और फाइनली अपने ही तरीके से वो उस आदमी से गेट रीड ऑफ होता है, मतलब छुटकारा पाता है। द स्टोरी इज ऑल अबाउट अ जापानीज डॉक्टर, डॉक्टर सदाव, एन अमेरिकन सोल्जर. Sadav's father sent him to America at the age of 22 to learn surgery and medicine. There he met Hana, but their marriage was arranged in the old Japanese way after their father consent. Consent मतलब होता है सहमति। ये भी बहुत अच्छा वर्ड है, consent. Consent लेटर आपको मिला कि नहीं मिला, है ना? Consent आपको सिनोनिम एंटोनिम पूछा जा सकता है। At the age of 30, he came to Japan and became a famous surgeon. One day they found an American prisoner of war on the shore near their house. If he gave a shelter to the white man in their house, his family would be in trouble. If he put him back into the sea, that man would die. ऑप्शन भाई ये आपके पास, उसके पास डिलेमा था कि अगर वो उस आदमी को घर में लाता है, हिज फैमिली वुड बी इन ट्रबल। अगर वो उस आदमी को वहीं छोड़ देता है, द मैन वुड डाई, है ना? वो आदमी मर जाएगा। He fulfilled his duty as a doctor and operated on the wounded man. He also performed his duty of patriotism and informed the old general about the white man. The old general promised him to kill the white man, but he forgot his promise. Finally, Sadav let the white man go, giving him his boat and torch. To save the life of an unknown white man, Sadav and Hana took a great risk. They got him into their house, knowing that he was their enemy. Servants left their house, but they did not show their emotion. There was a great risk of Sadav being arrested for giving shelter a prisoner of war. बहुत बड़ा रिस्क था कि सदाव को गिरफ्तार कर लिया जाता। क्यों? क्योंकि उसने एक प्रिजनर ऑफ वॉर को क्या किया था? शेल्टर दिया था। आई थिंक इस क्वेश्चन से इस चैप्टर का एक एक
पार्ट जो है ना वो क्लियर हो गया होगा, जितना आपको शॉर्ट कराया और लॉन्ग में पहला क्वेश्चन। फिर भी जो बचे हुए क्वेश्चन है उसको एक बार देखते हैं, ठीक। पीडीएफ आपको पहले ही बता चुका हूं कि डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम पे, सब जगह पे आपको शेयर कर दिया जाएगा। गिव अ कैरेक्टर स्केच ऑफ हना ऑन द बेसिस ऑफ द लेसन द एनिमी। इसी चैप्टर के आधार पर आपको हना के बारे में बताना है। तो सर हना कैसी है? हना भी बहुत डेडिकेटेड वाइफ है, अगर देखा जाए तो वो सदाऊ का साथ नहीं छोड़ती है। अब इस कहानी में 2-3 पॉइंट है जो इस क्वेश्चन के थ्रू मैं क्लियर कर देता हूँ। एक तो जब ऑपरेशन कर रहा होता है सदाऊ, तो उस समय हना ने कभी ऑपरेशन देखा नहीं था, बट वो वहां खड़ा होती है उसके साथ, है ना। उसको वोमिटिंग भी आती है लेकिन वो वहां रुकती है। जब सर्वेंट्स घर छोड़कर चले जाते हैं, हना जो है वो बहुत नाराज होती है, बट वो 1 मिनट के लिए भी अपना इमोशन शो नहीं करती है। इवन उसकी नौकरानी उससे बोलती है मैं नहीं साफ करूंगी उस व्हाइट मैन को, आप जाकर उसको धुलिए। ये खुद जाती है और कपड़े से उसके घाव को धुलती है, सर्वेंट्स होने के बावजूद। और जब सर्वेंट्स छोड़कर चले जाते हैं, घर का सारा काम भी खुद करती है। तो इससे पता चलता है कि वो बहुत ही अफेक्शन और लव वाली लेडी है। हना इज सदाउ's वाइफ इन द स्टोरी। हना कौन है? तो सदाऊ की वाइफ है इस कहानी में। सी इज एन एपिटमी। एपिटमी होता है प्रतिरूप, किसी चीज का उदाहरण। तो एपिटमी ऑफ लविंग, डेडिकेटेड एंड केयरिंग वाइफ। इसकी मूर्ति है किसकी? लविंग वाइफ की, डेडिकेटेड वाइफ की और केयरिंग वाइफ की। शी ऑलवेज हैज लव एंड अफेक्शन इन हर हार्ट फॉर सदाऊ। उसके अंदर लव है, अफेक्शन है सदाऊ के लिए। सी इज रेडी टू हेल्प हर हस्बैंड इन एवरी सिचुएशन, इवन व्हेन हिज हस्बैंड इज गोइंग टू हेल्प द प्रिजनर ऑफ वॉर। यहां तक कि उसका हस्बैंड प्रिजनर ऑफ वॉर की हेल्प करने जा रहा था, तब भी वो तैयार होती है कि नहीं ठीक है मैं इनकी मदद करूंगी। सी इज काइंड is going to help prisoner of war. She often assists Sadao in his medical operations. उसके मेडिकल ऑपरेशन में भी असिस्ट करती है कई बार। She is kind and generous as when the servant refuses to wash the man, she herself does it. और वो थोड़ी काइंड भी है, क्योंकि जब उसके सर्वेंट मना कर देते हैं तो वो भी चाहती तो नहीं करती, बट वो खुद जाके वॉश करती है। She also wishes Tom to be saved. वो ये भी चाहती है कि टॉम को बचा लिया जाए। विश मतलब इच्छा करना। टॉम कौन है? प्रिजनर ऑफ वॉर का नाम एक ही जगह दिया गया है, यहीं पे, जब सदाऊ बैठ के सोचती है कि इसको किसी तरह से इसकी लाइफ बच जाए। She is quite hardworking. When the servant leave Sadau's home in protest, she does all the chores herself. However, she is not as courageous as Sadau. हालांकि वो सदाऊ इतना बहादुर तो नहीं है, बट फिर भी जितना हो सकता है वो सदाऊ का साथ देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास। What did Sadau do to get rid of the man in the lesson the enemy? Or how did Dr. Sadau save the life of the American war prisoner? Or how did his wife Hannah help in this pious मतलब धर्मनिष्ठ एक्ट? अच्छा, इसके पहले जो दोनों क्वेश्चन किए आप देखिए, उन्हीं 2 क्वेश्चंस को मिलाकर ये तीसरा क्वेश्चन आपसे लॉन्ग पूछ दिया। जितना आपको द एनिमी में करा दिया, इसके बाहर एक सिंगल क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसी बात पर घुमा घुमा कर आपसे क्वेश्चन अब पूछा जाएगा। ये जो 5-6 क्वेश्चन आपको करा दिया है, जब भी कोई चैप्टर में आपको करा रहा हूं तो मैं यही कोशिश कर रहा हूं कि जो क्वेश्चन पूछे गए हैं सिर्फ वही क्वेश्चन, क्योंकि उसी आधार पर आपको पूरा चैप्टर का कहानी क्लियर कर दूंगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। देखिए, तो भाई सदाऊ ने कहा पाया? तो उसको अपने डोर पे पाया था। डिलेमा में पड़ गया था। डिलेमा में क्या पड़ गया था कि एज अ डॉक्टर अपनी ड्यूटी को फुलफिल करें या फिर एज अ पैट्रियट इसको जो है कंट्री को दे दें। तो he found his mental state in between his duty as a doctor and a patriot. Sadao was an expert surgeon and had been trained not to let a man die if he could help it. So in order to fulfill his duty as a doctor, he decided to operate on him. But as a true patriot, he told everything to the old general, and the old general promised him to send his private assassin to kill the man. Finally, he let the men go because they did not come, and it was not easy for him to have in his house more. हना वॉश द wound. अब इसमें क्वेश्चन है ना, हाउ डिड हिज वाइफ हेल्प? तो हना ने उस वुंडेड मैन को वॉश किया। सी देन हेल्प सदाऊ ड्यूरिंग द ऑपरेशन इवन दो सी हैड नेवर बीन विटनेस्ड एन ऑपरेशन बिफोर। कभी इससे पहले ऑपरेशन नहीं देखा था, फिर भी वो हेल्प करती है। सी गेव एनेस्थीसिया टू द पेशेंट। सी रिमेन काम व्हेन सर्वेंट्स लेफ्ट द हाउस। सी स्टूड बाय हर हस्बैंड इन ऑल डिसीजंस। तो देखिए, जो हना की कैरेक्टर था और जो कहानी का ट्रेस था, उसी से उठाकर ये दोनों क्वेश्चन मिलाकर तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। Who was Dr. Sadao? Again, how did he met Hannah and married to her? तो सेम क्वेश्चन है, आप स्क्रीनशॉट ले लो, है ना। इसमें देखो क्या है कि डॉक्टर सदाव फेमस सर्जन थे। 22 में अमेरिका भेजे गए सर्जरी और मेडिसिन की पढ़ाई करने के लिए। 30 की उम्र में वापस आए। जब तक उनके पिता मरे, फेमस हो चुके थे, न केवल एक सर्जन के तौर पे बल्कि एक साइंटिस्ट के भी तौर पे, और एक डिस्कवरी को कर रहे थे विच वुड रेंडर वुंड्स इंटायरली क्लीन, जिसकी वजह से जो भी सारे घाव हैं वो घाव पूरे क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। सदाऊ हना से
अमेरिका में प्रोफेसर हार्ले के घर पे मिले थे, बट ही वेटेड टू फॉल इन लव विथ हर अंटिल ही वाज श्योर शी वाज जापानीज। इवन हिज फादर वुड नॉट हैव एक्सेप्टेड हर अनलेस शी हैड बीन प्योर इन हर रेस। उनके पिता भी उसको एक्सेप्ट नहीं करते क्योंकि उनके पिता भी बहुत जापान के ट्रेडिशन को मानने वाले, जापान के कल्चर को और जापान के प्रति अपने आप को समर्पित किए हुए थे, तो वो भी इसको स्वीकारते नहीं। क्वेश्चन बहुत आसान है। What impression do you form of Dr. Sadao both as a doctor and a human being on the basis of the story The Enemy? अब इसके पास क्वेश्चन बचा ही नहीं है कुछ पूछने के लिए, है ना। पेपर में कुछ क्वेश्चन नहीं बचा तो अब क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, आपको हना कैसी लगी, आपको डॉक्टर सदाऊ कैसे लगे, आपको हना का इंप्रेशन क्या आया, आपको डॉक्टर सदाऊ का इंप्रेशन क्या आया, आपको क्या लगता है डॉक्टर सदाऊ को बचाना चाहिए, नहीं बचाना चाहिए, नहीं बचाना चाहिए तो क्यों नहीं बचाना चाहिए था। इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। अब क्योंकि डॉक्टर सदाऊ ने बता दिया तो भाई वो ट्रू जापानीज है, आपसे कह रहा है कि आपका इसके प्रति क्या इंप्रेशन बन रहा है। He loved the Japanese tradition and culture. He waited for his father's approval for marrying Hana. तो ये सब दिखा रहा है कि वो कितने ज्यादा मतलब अपने पिता को मानने वाले, कितने ज्यादा अपने देश को मानने वाले। Dr. Sadao was an eminent surgeon as well as a scientist. He was perfecting a discovery which would render wounds entirely clean. Sadao truly believed in professional ethics and hence ends up sheltering an injured prisoner of war. अपने प्रोफेशनल एथिक्स पे बहुत विश्वास करते थे। एज अ डॉक्टर उनको ट्रेन किया गया था कि किसी आदमी को मरने नहीं देना, इफ ही कुड हेल्प इट, अगर वो उसकी मदद कर सकते तो उसको मरने नहीं देना है। ही फेस्ड अ लॉट ऑफ डिफिकल्टीज एट होम फ्रॉम हिज वाइफ एंड सर्वेंट्स but he still decided to continue his professional duties. With great risk to his life and his position in the society, he saved the man's life. और फाइनली वो उस आदमी के जीवन को भी क्या करते हैं, बचा लेते हैं। अब क्यों अभी आपको बताया कि इस चैप्टर में अब कुछ बचा ही नहीं, कोई दम ही नहीं रह गया इतने के बाद। अगर आपने ये कहानी मेरे जो मैंने आपको सुनाई, इतना आपने सुन लिया, जितने क्वेश्चंस मैंने आपको कराए, आप किसी भी, मैं जो भी ये करा रहा हूं ना, ये दोनों क्लास जब आपकी खत्म होगी, फ्लेमिंगो और विस्टास की कंप्लीट सीरीज हो जाएगी, आप पुराना कोई भी पेपर उठाना, किसी बोर्ड का पेपर, किसी हाई स्कूल किसी प्री बोर्ड का पेपर, किसी हाफ ईयरली का पेपर, कहीं का भी, स्कूल का, बोर्ड का, उठा के देख लेना, आपको एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो नहीं आ रहा होगा। क्वेश्चन थोड़ा नया हो सकता है, किसी और तरीके से पूछा गया होगा, बट आप उसका आंसर लिख लोगे जितना मैं आपको करा रहा हूं, यही सफिशियंट है। ठीक, आ जाइए, अगला चैप्टर है हमारा ऑन द फेस ऑफ इट। अब अगेन इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी कहानी को समझने की कोशिश करते हैं, है ना। कहानी क्या है, तो इस कहानी में एक पर्सन है मिस्टर लैम और दूसरे पर्सन है डेरी। मिस्टर लैम का एक गार्डन है। कहानी की शुरुआत ही, नाटक है ना, तो कहानी की शुरुआत ही ऐसी होती है कि मिस्टर लैम का गार्डन है, मिस्टर लैम अपने गार्डन में बैठे हुए हैं और तभी एक बच्चा डेरी, लगभग 14 साल की उम्र का, वो अचानक से एंटर करता है चुपके से, है ना, गेट के दूसरी तरफ से छलांग लगाकर। तो मिस्टर लैम कहते कि तुम क्या कर रहे हो भाई, और वो डर जाता है कि अरे यार तुम मुझे वॉच कर रहे थे। कहते नहीं, वॉच नहीं, तो मेरा घर है, मैं तो यहीं बैठा हूँ, तुम आओ, गेट खुला है, सबके लिए खुला है, तुम क्यों ऐसे आ रहे थे। और फिर ऐसे ही बातचीत शुरू होती है जिसमें निकल कर बात सामने आती है कि जो डेरी है उसका चेहरा जला हुआ है और इसकी वजह से वो किसी से मिलना नहीं चाहता, वो किसी से दोस्ती नहीं करना चाहता, क्योंकि सब लोग उसके चेहरे का मजाक उड़ाएंगे, सब लोगों ने मजाक उड़ाया है अभी तक। फिर इसी बातचीत के क्रम में ये भी पता चलता है कि मिस्टर लैम की भी टांग टिन की है, एक टांग। लेकिन मिस्टर लैम ऐसे नहीं है। डेरी एक निराशावादी प्रवृत्ति का है, जो है पेसिमिस्टिक है, लेकिन जो मिस्टर लैम है वो ऑप्टिमिस्टिक है। उनका गार्डन का गेट हमेशा खुला रहता है, किड्स वहाँ पे एप्पल लेने आते हैं, पियर्स लेने आते हैं, बड़े लोग वहां पर आकर आग के सामने बैठते हैं, सबके साथ उसकी दोस्ती है। मतलब मिस्टर लैम जो है सबका स्वागत करते हैं खुल के, वो कहते हैं तुम्हारा भी स्वागत है, तुम भी मेरे दोस्त हो, मेरे सब दोस्त हैं। डेरी इस बात से प्रभावित होता है कि ऐसा कोई कैसे बोल सकता है, और यही बात उसको इंप्रेस भी करती है कि भाई मतलब आज तक मेरे साथ कोई ये चीज बातें नहीं किया जो मिस्टर लैम कर रहे हैं। इसी वजह से वो उनसे थोड़ा प्रभावित भी होता है और फाइनली कहानी के अंत में वो उनकी बात को मानता है, अपने अंदर भी उस विचार को लेकर आता है। अब बाकी जो चीजें हैं वो क्वेश्चंस के थ्रू क्लियर हो जाएंगी। ये भी कहानी बहुत आसान है क्योंकि इस चैप्टर से केवल यही 2 से 3 क्वेश्चन पूछता है, इसीलिए मैं करा भी रहा हूं, नहीं तो मैं इस चैप्टर को छोड़ भी देता, क्योंकि 6 में से 4 चैप्टर आप पढ़ लीजिए, यही मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। लेकिन फिर भी मैं इस चैप्टर को करा रहा हूं क्योंकि इस चैप्टर से 3 ही क्वेश्चन है, 3 से 4 क्वेश्चन जो आपसे बार बार पूछा जाएगा। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज दैट ड्रॉज डेरी टुवर्ड्स मिस्टर लैम इन स्पाइट ऑफ हिमसेल्फ। इस बात के बावजूद कि मिस्टर लैम के अंदर वो कमी है, वो सारी चीजें हैं, फिर भी डेरी उनकी तरफ क्यों अट्रैक्ट होता है, क्या ऐसी चीज है जो डेरी को खींचती है। तो उनका ऑप्टिमिस्टिक बिहेवियर, उनका काइंड बिहेवियर, उनकी बात करने का तरीका, वो चीजें बताना जो किसी ने अभी तक डेरी से, सबने डेरी को देखकर उसके चेहरे के प्रति क्या दिखाया था,
तो उस हेट दिखाया था उसके लिए, और इसकी वजह से वो लोगों के सामने ही नहीं आना चाहता, किसी से बातचीत ही नहीं करना चाह रहा है। मिस्टर लैम वेलकम डेरी इनटू हिज गार्डन, सबका करते थे, डेरी का भी उन्होंने गार्डन में स्वागत किया। एंड ट्रीटेड हिम एज हिज फ्रेंड, सबको अपने दोस्त की तरह मानते थे, उसको भी अपने दोस्त की तरह ट्रीट किया। ही नेवर थॉट दैट मिस्टर लैम वुड से थिंग्स दैट नोबडी एल्स हैड एवर सेड, और डेरी को कभी नहीं लगा था कि मिस्टर लैम वो चीजें बोलेंगे जो किसी ने नहीं कहा। ही फिल्ड डेरी विद कॉन्फिडेंस एंड अ न्यू इंथुजियाज्म फॉर लाइफ, और वो जो है फिल कर देते हैं डेरी को एक नए ऊर्जा के साथ, एक विश्वास के साथ, एक नई एनर्जी के साथ जीवन के लिए। ही फाउंड मिस्टर लैम क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द अदर, वो अन्य लोगों से अलग पाता है मिस्टर लैम को। देयर वर मेनी अदर थिंग्स दैट ड्रू डेरी टुवर्ड्स मिस्टर लैम, और भी बहुत सारी बातें होती हैं जिसकी वजह से डेरी मिस्टर लैम की तरफ अट्रैक्ट होता है। कहानी क्लियर हो चुकी होगी, मिस्टर लैम और डेरी की ये कहानी है। डेरी एक 14 साल का बच्चा है, मिस्टर लैम एक पर्सन है जो कि अपने गार्डन में, ओपन गार्डन में बैठे हुए हैं, अपना गार्डन का गेट खुला हुआ है, वहां पे सब लोग आते रहते हैं। एक दिन ऐसे एक बच्चा आता है जिसका नाम डेरी है, बट वो चुपके से आ रहा होता है, जिसको मिस्टर लैम देख लेते हैं और उससे क्वेश्चन करते हैं, यार तुम चुपके से क्यों आ रहे हो। इस बात पे वो भड़क जाता है कि आप मुझे वॉच कर रहे थे। तब वो बताते हैं कि मेरा ही गार्डन है, मेरा ही घर है, मैं तो अपने गार्डन में बैठे हुए आनंद ले रहा हूँ, यहाँ पे बच्चे आते हैं, यहाँ एप्पल्स हैं, पियर्स हैं, और मैं इनसे जेली बनाता हूँ, ये सारी बातें होती हैं। इसी बीच में वो ऐसी बातें करते हैं जो डेरी को बहुत प्रभावित करती हैं। डेरी को किसी ने दोस्त के तौर पे ट्रीट नहीं किया था, लेकिन मिस्टर लैम ने दोस्त के तौर पे माना। डेरी कहता है कि यार, मतलब उसे आश्चर्य होता है, और यही क्वेश्चन पे पूछा गया है कि ऐसी क्या बात है जो डेरी को अट्रैक्ट करती है मिस्टर लैम की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है फिर से अगेन, अब देखिए इसी क्वेश्चन को फिर घुमा के बोला, व्हाई वाज डेरी इंप्रेस बाय मिस्टर लैम, डेरी मिस्टर लैम से क्यों इंप्रेस है। तो इसीलिए इंप्रेस है क्योंकि मिस्टर लैम ऐसी बातें करते हैं जो डेरी से किसी ने नहीं की। वो इसीलिए इंप्रेस है क्योंकि डेरी, मिस्टर लैम जो है उसको एज अ फ्रेंड ट्रीट करते हैं। वो इसीलिए इंप्रेस है क्योंकि मिस्टर लैम ने डेरी का वेलकम किया। किसी ने डेरी का वेलकम आज तक नहीं किया था, कोई भी उससे मिलता था तो उसके चेहरे की तरफ देखकर उसको जो है हिट मिलता था। डेरी एक्सीडेंटली, गलती से एंटर करता है मिस्टर लैम के गार्डन में, सो दैट ही कुड हाइड हिमसेल्फ फ्रॉम द पीपल हु डिड नॉट लाइक हिज अगली फेस। जो लोग उसके चेहरे को नहीं पसंद करते हैं, वो चुपके से एक्सीडेंटली उधर से प्रवेश करता है गार्डन में कि वहीं बैठे रहूंगा थोड़ी देर के लिए। He did not expect that Mr. Lamb would welcome him and treat him as his friend. वो ये बिल्कुल उम्मीद नहीं करता है कि मिस्टर लैम उसका वेलकम करेंगे, उसको दोस्त के तौर पे ट्रीट करेंगे। He never thought that Mr. Lamb would say things that nobody else had ever said. अभी इस क्वेश्चन में जो किया, मतलब सेम क्वेश्चन आप देखा जाए तो बस क्वेश्चन को पूछने का तरीका चेंज किया हुआ है। Even though he found things peculiar, peculiar मतलब strange, अजीब, he did not leave the garden. फिर भी वो गार्डन को नहीं छोड़ता है, मतलब उसको थोड़ी चीजें अजीब लगती हैं जब मिस्टर लैम बात करते हैं तो, लेकिन वो नहीं छोड़ता है क्योंकि वो प्रभावित होता है उनसे। He saw that Mr. Lamb did not let his physical impairment destroy his enjoyment of life. ये लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है। वो एक चीज पाता है कि अगर उसका चेहरा जला हुआ है तो मिस्टर लैम की भी एक टांग टिन की है, लेकिन he did not let his physical impairment destroy his enjoyment of life. उन्होंने अपनी फिजिकल इंपेयरमेंट की वजह से, जो उनको ये फिजिकली प्रॉब्लम थी, इसकी वजह से वो अपने लाइफ के जो इंजॉयमेंट है उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर रहे, खत्म नहीं कर रहे हैं। इन द एंड डेरी वॉज फिल्ड विद कॉन्फिडेंस एंड अ न्यू इंथुजियाज्म फॉर लाइफ। और अंत में जो डेरी है वो एकदम एक नए उत्साह से, एक नई एनर्जी से भर जाता है जीवन को लेकर। हु इज मिस्टर लैम, मिस्टर लैम कौन है। हाउ डज डेरी गेट इनटू हिज गार्डन, डेरी उनके गार्डन में कौन आता है। तो देखिए डेरी के बारे में तो आपको पता ही चल गया है, वो 14 साल का बच्चा है। मिस्टर लैम कौन है, तो मिस्टर लैम एक डिसेबल ओल्ड मैन है, एक पर्सन है, वो उससे बड़े हैं काफी। विथ एन आर्टिफिशियल लेग मेड ऑफ टिन, ही लॉस्ट वन ऑफ हिज लेग्स इन द वॉर। एक जो लेग्स है ना, वन ऑफ द लेग्स मतलब एक पैर जो है उनका वॉर में चला गया था। He lived in a big house and had a garden. The gate of the garden was always open for everyone. He used to spend his time in reading books or sitting in the garden. और वो अपना टाइम किताबों को पढ़ने में, गार्डन में बैठने में बिताते हैं। Derry accidentally entered his garden so that he could hide himself from the people who hated him because of his ugly face. He climbed the garden wall and came inside. Derry कैसे वहां पहुंचा था, तो डेरी जो है, क्वेश्चन पूछा ना, हाउ डज डेरी गेट इनटू हिज गार्डन, तो वो वॉल को क्लाइम करके उनके गार्डन में पहुंचा था ताकि वो अपने आप को छिपा सके ऐसे लोगों से जो उसके अगली फेस को देखकर क्या करते थे, हेट करते थे। बहुत बहुत सिंपल कहानी है, बहुत सिंपल सी बात समझाने की कोशिश की है मिस्टर लैम ने। हर कोई समझाने की कोशिश करता है जब कोई बच्चा उदास होता है कि यार कोई बात नहीं, जीवन में कुछ पॉजिटिव चीजें हैं, उस तरफ देखो, बस वैसी ही कहानी है। विच स्टोरी डस मिस्टर लैम टेल डेरी एंड वाई, कौन सी कहानी मिस्टर लैम डेरी को सुनाते हैं और क्यों। तो मिस्टर लैम कहते हैं कि यार देखो, तुम जिस तरह भाग रहे हो वैसे ही एक आदमी था। देयर वाज अ मैन
वॉज अफ्रेड ऑफ एवरीथिंग, वो हर चीज से डरता था। उसको लगता था कोई उसके ऊपर खतरनाक कीटाणु ना अपने सांसों से दे दे, या फिर वो कहीं ऐसा ना हो रास्ते में चल रहा कोई ट्रक उसको माइट गेट ओवर हिम, इसको कुचल के चली जाए, या फिर कुछ इस तरह की चीजें। इसलिए उसने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया। पिक्चर फेल ऑन हिम, एक पिक्चर, एक तस्वीर जो उसके ऊपर गिरी और इससे वो मर गया। तो तुम कितना भी भगोगे किस चीज से बचोगे, किसी चीज से बच नहीं सकते हो। There was a man who was afraid of everything. He always thought that a bus might run over him or a man might breathe deadly germs on him. हो सकता है कि कोई बस उसको कुचल दे, कोई आदमी उसके ऊपर डेडली जर्म्स गिरा दे, और a donkey might kick him to death. So he locked him in a room and he stayed there. A picture fell off the wall on his head and killed him. Mr. Lamb gave this example to Derry to come to the mainstream of life. Mr. Lamb उसको एग्जाम्पल देते हैं ताकि वो मेन स्ट्रीम में अपने आ सके, अपने जीवन के मेन स्ट्रीम में आ सके। ठीक है, तो कह रहा है कि विच स्टोरी डज टेल मिस्टर लैम डेरी एट वाई। तो मिस्टर लैम ने डेरी को स्टोरी बताई थी, किस लिए बताई थी, ताकि वो जो उसके अंदर निराशा थी, लाइफ के प्रति जो निराशा थी, वो उसकी खत्म हो। वो डेरी हर लोगों से हटना चाहता था, हर लोगों से भगना चाहता था, किसी के सामने नहीं आना चाहता था। तो बस इस वजह से उन्होंने एक कहानी सुनाई कि देखो एक आदमी था, उसने ऐसे ऐसे अपने आप को कर रखा था कि कहीं एक बस उसको कुचल ना दे, एक डंकी उसको किक करके ना मार दे, या कुछ ऐसा ना हो। उसने अपने आप को रूम में लॉक किया, लेकिन फाइनली एक पिक्चर जो है उसके ऊपर गिरा और उसकी वजह से उसकी क्या हो गई, मौत हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ गार्डन डज मिस्टर लैम हैव, व्हाई डज ही लाइक इट। किस तरह का गार्डन मिस्टर लैम के पास है और उनको वो क्यों पसंद है। तो अगेन उनका गार्डन बहुत बढ़िया है, साफ सुथरा है, अनकेम्प्ड है। देयर आर फ्रूट्स, फ्लावर, ट्रीज, हर्ब्स, प्लांट्स, वीड्स इन हिज गार्डन। There are crab apple trees with golden and orange ripe apples ready for plucking. He saves them magic fruits and makes jelly from them. अभी आपको बताया कि उनका जो गार्डन है बहुत बढ़िया है, उसमें एप्पल्स है, पियर्स है, किड्स वहां आकर खेलते हैं, जेली बनती है। इसके अलावा द गेट इज ऑलवेज ओपन फॉर एवरीवन, पीपल कम एंड सिट देयर इन फ्रंट ऑफ द फायर इन विंटर, किड्स कम फॉर द एप्पल्स एंड पियर्स। तो ये उनका गार्डन है। वो उसको क्यों पसंद करते हैं, क्योंकि उनका पॉजिटिव एटीट्यूड है अपने लाइफ को लेकर। ही इज वेरी ऑप्टिमिस्टिक एंड नेचर लवर, बहुत ऑप्टिमिस्टिक है, बहुत नेचर लवर है। ही इंजॉय सिटिंग इन द सन एंड रीडिंग बुक्स इन गार्डन, उनको सन में बैठना और किताबें पढ़ना बहुत पसंद है। यही एकमात्र क्वेश्चन है जो पेपर में आपसे पूछा जा सकता है कि मिस्टर लैम का गार्डन कैसे है। इसके अलावा अगर कुछ पूछेगा तो सिर्फ यही पूछ सकता है कि मिस्टर लैम और डेरी के बारे में बताइए। तो जो ये दो क्वेश्चन आपको कराया ना, ये 4 क्वेश्चन, ये मिस्टर लैम और डेरी के बारे में आपको सारी चीजें इंफॉर्मेशन आपको दे देगा। ठीक, आशा करता हूं कि आपको आज की भी क्लास अच्छी लगी होगी। ये एक छोटी सी क्लास जिसमें आपको विस्तार मैंने कंप्लीट कराने की कोशिश की। एक बार फिर मैं आपको बता दे रहा हूं, अगर आप किसी चैप्टर की रिगार्डिंग कोई डाउट लेकर हो, ग्रामर का कोई और टॉपिक जो बहुत स्पेशली आप पढ़ना चाह रहे हो, सारी चीजें प्लेलिस्ट में इस चैनल पे पड़ी हुई हैं द इंग्लिश क्यूब पे, वहां जाकर आप फॉलो कर सकते हो चीजों को। इसके अलावा आपको यहाँ पे RMT एकेडमी पे ये सारी चीजें इस महीने के अंदर मैं क्रैश कोर्स के तहत करा रहा हूं, जो कि आपके लिए फ्री है। PDF है, लाइव जो भी चीजें आपको डिस्कस की जा रही हैं उन सब का PDF आपको यहाँ पे टेलीग्राम पे द इंग्लिश क्यूब पे मिल जाएगा। इवन RMT एकेडमी पे भी आपको ये चीजें अवेलेबल होंगी। इसके बाद आपको कौन कौन सी चीजें आपको चाहिए, प्लीज आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। क्लास कैसी लगी ये बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।